बाकी लोग दोबारा जन्म लेकर बाघ या सांप बनते हैं, लेकिन मैं तो झील बनकर पैदा हुआ हूँ। सही कहूँ तो रेगिस्तान के बीच पड़ा 2 मीटर से भी छोटा एक पानी का गड्ढा हूँ, और मेरा पानी लगातार उड़ता जा रहा है। मुझे तुरंत समझ आ जाता है कि पूरी तरह सूखकर मरने में अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तभी जैसे ही निराशा पकड़ने लगती है, मेरे दिमाग में अचानक एक सिस्टम पैनल खुल जाता है। उसमें दिखता है कि मेरे पास लेवल 1 की 2 स्किल हैं, स्पिरिट रेन और वाटर बाइंडिंग। मेरे पास अभी 100 एनर्जी पॉइंट्स बचे हैं, और अपग्रेड के बाद मैं सेक्रेड स्प्रिंग लेक बन सकता हूँ, जो हर चीज को हील कर दे। एलिमेंटल लेक, जो हवा, आग, बिजली और गरज को कंट्रोल करे, या डिवाइन लेक, जो सब पर हुकूमत करे। लेकिन मैं आगे देख ही रहा होता हूँ कि सिस्टम लाल वार्निंग देता है, होस्ट के पास सूखकर मरने में सिर्फ 12 घंटे बचे हैं। मैं तुरंत सिस्टम को समझने में लग जाता हूँ। स्पिरिट रेन असल में बारिश कराने वाली स्किल है। ये झील के दायरे में बारिश करवाती है, और उस बारिश के पानी में स्पिरिचुअल एनर्जी भी होती है। ये स्पिरिट रेन जीवों की ग्रोथ के लिए बहुत मददगार है, और वाटर बाइंडिंग नाम के मुताबिक पानी को दुश्मनों को बांधने के लिए कंट्रोल करता है। स्किल चलाने में एनर्जी लगती है, और 100 पॉइंट से मैं बस 2 बार ही स्किल चला सकता हूँ। आगे एनर्जी कैसे मिलेगी, उसके लिए और खोज करनी पड़ेगी, लेकिन साफ है कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है। झील तभी मरती है जब उसका पानी खत्म हो जाए। जब तक मैं खुद को सूखने से बचा लूं, मुझे नहीं मरना चाहिए। मैं तुरंत स्पिरिट रेन एक्टिवेट कर देता हूँ, और एनर्जी को 50 पर गिरते देखता हूँ। एक हल्की हवा चलती महसूस होती है, लेकिन आसमान में अभी भी एक भी बादल नहीं है। क्या यह सिस्टम सच में काम करता भी है? तभी अचानक कुछ बूंदें मेरे पानी पर गिरती हैं, और फिर टिप टिप बारिश तेज होती जाती है। मुझे एकदम ताजगी महसूस होती है। बारिश पूरे 1 घंटे तक चलती है, और जब रुकती है तो मेरा गड्ढा 3 गुना से भी ज्यादा बड़ा हो चुका होता है। अब मैं करीब 7-8 वर्ग मीटर तक फैल चुका हूँ, मुश्किल से तालाब कहलाने लायक। मैं तुरंत सिस्टम पैनल फिर खोलता हूँ। लाल वार्निंग गायब हो चुकी है। इस नई दुनिया में आने के बाद जो दिल घबराया हुआ था, उसे आखिर थोड़ा सुकून मिलता है। अचानक मुझे दूर से कंपन महसूस होती है। मेरी परसेप्शन में दूर खड़े कई जंगली बैल मेरी तरफ भागते दिखते हैं। इस जगह पर बहुत समय से सूखा पड़ा था। अचानक बारिश हुई है, तो ये बैल जरूर पानी पीने आए होंगे। मैं घबरा जाता हूँ। जंगली बैल झुंड में रहते हैं। अगर ये कुछ औरों को बुला लाए, तो शायद इतना पानी इनके लिए भी काफी न हो। सोचता हूँ, क्या वाटर बाइंडिंग इन्हें संभाल पाएगी? मुझे इन्हें एग्जाम्पल बनाकर बाकी जानवरों को डराना होगा, नहीं तो मेरा पानी, जो मैंने इतनी मुश्किल से जमा किया है, सब खत्म हो जाएगा। जैसे ही पहला बैल कीचड़ चीरता हुआ मेरे पास पहुंचता है, उसका बड़ा सा मुंह, जो आम बैल से कहीं बड़ा है, मेरी तरफ बढ़ता है। तभी पानी की रस्सी निकलकर उसकी गर्दन पर कस जाती है और उसे घसीटकर पानी में खींच लेती है। अचानक हुए हमले से बैल बुरी तरह तड़पने लगता है, लेकिन उसकी गर्दन पर बंधी पकड़ और कसती जाती है, और ज्यादा मजबूत होती जाती है। बैल बेकार छटपटाता रहता है। उसकी छटपटाहट से बस उसका शरीर और ज्यादा कीचड़ में धंसता जाता है। आखिर उसका पूरा सिर पानी के अंदर चला जाता है। उसकी ताकत ढीली पड़ती है और पानी फिर शांत हो जाता है। जो बाकी बैल देर से पहुंचे थे, वे यह सब देखकर डर के मारे बहुत दूर भाग चुके होते हैं, और मेरी दिशा में सहमे हुए देखते रहते हैं। होस्ट ने एक लो लेवल बीस्ट को मार गिराया है। 100 एनर्जी पॉइंट्स मिले। बधाई हो, आपने पहला किल हासिल किया है। 100 बोनस एनर्जी पॉइंट्स और मिले। कमाल हो गया। वाटर बाइंडिंग पर खर्च हुए 50 पॉइंट्स घटाने के बाद अब मेरे पास कुल 200 एनर्जी पॉइंट्स है। तो क्रीचर्स को मारना एनर्जी पाने का एक तरीका है। दूर खड़े डरे हुए बैलों को देखकर मैं सोच में पड़ जाता हूँ। इस अंतहीन रेगिस्तान में पानी का बस यही एक सोर्स है। मुझे नहीं लगता कि ये बैल प्यास और स्पिरिचुअल वाटर के लालच को ज्यादा देर रोक पाएंगे। यानी ये चलते फिरते एनर्जी पॉइंट्स हैं। जिस बैल की लाश को मैं पानी में घसीट लाया था, वो धीरे धीरे कीचड़ में लिपटकर अजीब तरह से गायब हो जाती है। रात का रेगिस्तान और भी डरावना होता है। दूर दूर से जानवरों की दहाड़े और मरते हुए जीवों की चीखें गूंजती रहती हैं। लगता है इस रेगिस्तान में काफी कुछ छिपा हुआ है। अगली सुबह मैं फिर सिस्टम पैनल देखता हूँ। उसमें बदलाव है। एनर्जी बढ़कर 500 पॉइंट्स हो चुकी है। पता चलता है कि पिछली रात वही बैल रोक नहीं पाए खुद को, साथ में पानी पीने आए, और मैंने सबको मार दिया। हर बैल को मारने में 50 एनर्जी लगती है।
लेकिन मिलता 100 है, यानी हर बार 50 का साफ फायदा। कई बार जांचने के बाद मुझे सिस्टम की एक छुपी हुई क्षमता का पता चलता है। जिन जीवों को मैं मारकर निगलता हूँ, उनकी यादें भी मुझे मिल जाती हैं। उन्हीं बैलों की यादों से मुझे इस दुनिया के बारे में और समझ आता है। ये मेरी पुरानी दुनिया बिल्कुल नहीं है। ये किसी प्राचीन आदिम दौर जैसी लगती है। उन बैलों की यादों में मैंने गर्दन के चारों तरफ आग वाला शेर, पंखों वाले घोड़े और जादू चलाने वाले इंसान देखे। इससे मैं रोमांचित हो उठता हूँ। ऐसी जादुई दुनिया में जरूर कोई तरीका होगा कि मैं फिर से इंसान बन सकूं। मैं हमेशा झील बनकर नहीं रहना चाहता। अगर मैं उस आग वाले शेर को भी खींचकर निगल जाऊं, तो शायद मुझे ढेर सारी एनर्जी मिले। बैलों की यादों से मेरे दिमाग में एक साहसी ख्याल आता है। वो शेर इन्हीं बैलों का शिकारी था, यानी फ्लेम लायन यहीं कहीं आसपास होगा। रेगिस्तान अब भी आग की तरह तप रहा है और मुझे इस दुनिया में आए 1 हफ्ता हो चुका है। शुरू की मौत वाली मुसीबत से बचने के बाद मैं एक अजीब मगर दिलचस्प हंटिंग लाइफ शुरू कर देता हूँ। रोज एक बार स्पिरिट रेन चलाता हूँ। इससे सिर्फ मेरा आकार ही नहीं बढ़ता, बल्कि लगातार 7 दिन तक बारिश होने के बाद मैं पूरी तरह एक असली झील बन चुका हूँ। और क्योंकि स्पिरिट रेन के पानी में स्पिरिचुअल एनर्जी भरी होती है, मरने की हालत में पड़े कुछ जल पौधे, छोटी मछलियां और झींगे भी फिर से जिंदा हो उठते हैं। बेशक मेरे लिए ये बस बोनस है। असली फायदा ये है कि स्पिरिचुअल वाटर के लालच में रोज जानवर यहाँ पीने आते हैं। इन दिनों में मैंने कम से कम 20 बीस्ट पकड़े हैं, ज्यादातर बैल। छोटे मोटे जानवरों पर मैं हाथ नहीं डालता। एक रात घुप्प अंधेरे में एक काला सा बीस्ट चुपचाप पास आता है। जैसे ही उसका पंजा झील के पास कीचड़ को छूता है, मैं उसे तुरंत महसूस कर लेता हूँ। वो एक हंटिंग डॉग है, लेकिन मेरी पुरानी दुनिया के हंटिंग डॉग जैसा बिल्कुल नहीं। शरीर तो वैसा ही है, मगर डरावनी बात यह है कि उसके 2 सिर हैं और अंधेरे में चमकती 4 लाल आंखें। उसके आगे वाले पंजे पर हड्डी का एक नुकीला स्पाइक भी है, जो बेहद तेज दिखता है। ये 2-हेडेड हाउंड बहुत सावधानी से चारों तरफ देखता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि कोई खतरा नहीं है, तब वो पास आकर सिर झुकाकर पानी पीने लगता है। मैं उसे ऐसे नहीं जाने दे सकता। इस 2-हेडेड हाउंड को निगलने से पक्की बात है कि मुझे बढ़िया एनर्जी मिलेगी। तभी झट से मैं वाटर बाइंडिंग चला देता हूँ। पहले जितने बीस्ट्स मिले थे, उनसे अलग इस हाउंड की सेंसेस कहीं ज्यादा तेज है। जैसे ही पानी की रस्सी सतह से निकलती है, वो तुरंत पीछे हट जाता है। लेकिन मैंने पहले से सोच रखा था, एक वाटर बाइंडिंग से ये पकड़ा नहीं जाएगा। मैं वाटर बाइंडिंग 5 बार एक साथ कास्ट करता हूँ। हाउंड पहली रस्सी से बच जाता है, लेकिन बाकी 4 उसकी चारों टांगों को जकड़ लेती हैं। हाउंड घबराकर छटपटाने लगता है, मगर अब पूरी झील की ताकत उसे खींच रही है। उसका शरीर थोड़ा थोड़ा करके पानी की तरफ घिसटता चला आता है। जैसे ही वो झील में घुसने वाला होता है, उसकी लाल आंखों से 2 लाल किरणें पानी पर गिरती हैं और 2 फव्वारे जैसे विस्फोट उठते हैं। उस हमले के बाद 2-हेडेड हाउंड ढीला पड़ जाता है और मैं उसे आसानी से पानी में घसीट लेता हूँ। उस अटैक ने पानी उछाला जरूर, लेकिन मुझ पर उसका कोई खास असर नहीं पड़ा। बधाई हो, आपने पहली मैजिकल बीस्ट किल पूरी की। आपने मॉर्टल टियर लेवल एक मैजिकल बीस्ट को मारा है। 1000 एनर्जी पॉइंट्स मिले। होस्ट के अंदर स्पेशल सब्सटेंस मिला है। इसे रिफाइन करें। मैं मन ही मन कहता हूँ, रिफाइन, रिफाइन सक्सेसफुल। हाउंड के बॉडी टिश्यूज ने होस्ट की टफनेस बढ़ा दी है। कभी कभी 2 सिर वाले हाउंड जैसे मैजिकल बीस्ट्स इंसानों के वॉरियर्स के साथ दिखते थे। इनकी स्पीड बहुत तेज, सेंसेस बेहद शार्प और इनके फोकलों पर बोन स्पाइक्स होते हैं, जो मेटल्स तक चीर दें। ये इंसानों के साथ सहयोग में शिकार करते हैं, इसलिए वॉरियर और हाउंड की जोड़ी बहुत खतरनाक मानी जाती है। लेकिन इस हाउंड का सबसे कीमती हिस्सा था इसकी बोन स्पाइक। अब उसे भी रिफाइन करने के बाद मेरे पानी पर फिजिकल और मैजिकल अटैक्स का असर काफी कम हो गया है। इसका मतलब सिर्फ पानी की मात्रा ही नहीं, मेरी क्वालिटी भी बढ़ रही है। मैं सिस्टम पैनल खोलकर देखता हूँ। मेरी स्पीशीज बदल गई है। अब मैं स्पिरिट लेक हूँ। लेवल अब भी 1 है, लेकिन एट्रीब्यूट्स और स्किल्स का अलग सेक्शन भी खुल गया है। इतने दिनों के हंट के बाद भी लेवल नहीं बढ़ा, यानी एनर्जी पॉइंट्स और लेवल एक ही चीज नहीं है। जितना सिस्टम मुझे बदलता जा रहा है,
मैं उतना ही इस रहस्यमय वर्ल्ड में डूबता जा रहा हूँ। और यही अननोन फीलिंग डर भी देती है, एक्साइटमेंट भी। अब मेरे पास 2000 से ऊपर एनर्जी पॉइंट्स है। इतनी एनर्जी देखकर मेरे दिमाग में तुरंत अपग्रेड का ख्याल आता है। लेकिन मैं खुद को रोक लेता हूँ। अपग्रेड तो कभी भी कर सकता हूँ, पर अभी सबसे जरूरी है दूर खड़े उन बैलों को खत्म करना जो अब भी मेरी तरफ डरे हुए देख रहे हैं। इन दिनों उनकी संख्या काफी कम हो गई है, शायद अब फ्लेम लायन के लिए मुख्य शिकार वही रहे होंगे। मेरी हाल की किलिंग स्प्री के कारण पिछले कुछ दिनों में बहुत कम बैल पानी पीने आए हैं। मुझे कोई तरीका निकालना होगा कि ज्यादा से ज्यादा बैल यहाँ इकट्ठा हों, तभी फ्लेम लायन यहाँ फंसेगा। अगली शाम मैं फिर स्पिरिट रेन चलाता हूँ। इतनी फैली हुई बारिश ही बैलों को खींच कर ला सकती है। और सच में रात होते होते कई बैल धीरे धीरे पास आते हैं। वे बार बार किनारा जांचते हैं और जब उन्हें कुछ गलत नहीं लगता तब वे बड़े बड़े घूंट भरकर पानी पीना शुरू कर देते हैं। मेरे अभी के आकार के हिसाब से इतना पानी देने में मुझे कंजूसी नहीं करनी पड़ती। फ्लेम लायन को फंसाने के लिए मैं बस चुपचाप देखता रहता हूँ। तीसरे दिन तक झील के आसपास और भी जानवर जमा हो जाते हैं। कुछ पानी वाले पक्षी तो खेलते हुए छींटे भी उछालने लगते हैं। मैं फिर भी धैर्य रखता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ पूरा सेफ्टी वाला इल्यूजन बन जाए। जब आसपास के सारे जानवर यहाँ आकर बेफिक्र पानी पीने लगेंगे तब फ्लेम लायन के पास यही शिकार करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। शायद स्पिरिट वाटर पीने से ही इन जानवरों में एक अलग सी जान आ गई है। वे मुझे मोटे ताजे शिकार जैसे लगने लगे हैं। बस इंतजार है कि फ्लेम लायन आए और दावत उड़ाए। 2 दिन और बीत जाते हैं, लेकिन फ्लेम लायन अब तक नहीं आता। मैं किनारे पर मस्ती से नहाते बैलों को देखते हुए खुद पर काबू रखना मुश्किल से संभालता हूँ। आखिर चौथे दिन बहुत दूर मेरी परसेप्शन में एक शेर दिखता है जिसकी गर्दन के चारों ओर आग लिपटी हुई है। वो आखिर आ ही गया। खुशी के मारे मेरी झील की सतह पर लहरें उठ जाती हैं। मैं फ्लेम लायन को अपनी तरफ आते देख घबराहट भी महसूस करता हूँ। आखिर ये मेरा पहला लेवल 3 मैजिकल बीस्ट हंट है और ये फ्लेम लायन भी बिल्कुल आम नहीं लगता। मैं सफल होऊंगा या नहीं, सच कहूं तो मुझे खुद यकीन नहीं। जैसे ही फ्लेम लायन झील से करीब 500 मीटर दूर पहुंचता है, किनारे पर खड़े जानवर आखिर घबरा जाते हैं और भागने लगते हैं। खासकर वो बैल जो पानी में खेल रहे थे, वे घबराकर किनारे चढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि बच सकें। मैं झील के तल में पानी का एक अंडरकरंट बना देता हूँ और एक बैल को बार बार किनारे तक पहुंचने से रोकता रहता हूँ। तभी झटके से फ्लेम लायन किनारे पर पहुंचता है और उस बैल की गर्दन दबोच लेता है। तुरंत पानी का बड़ा हिस्सा खून से लाल हो जाता है। कुछ ही पलों में बैल तड़पना बंद करके मर जाता है। जैसे ही फ्लेम लायन बैल को छोड़ने वाला होता है, मैं वाटर बाइंडिंग चला देता हूँ। झील से 3 पानी की रस्सियां उसकी तरफ लपकती हैं। फ्लेम लायन चौंक जाता है, लेकिन बड़ी चालाकी से बैल की लाश रस्सियों की तरफ फेंक देता है। मगर ये रस्सियां मेरी कॉन्शियसनेस से कंट्रोल हो रही हैं और बेहद फ्लेक्सिबल हैं। वे तुरंत लाश को छोड़कर निकल जाती हैं और सीधे फ्लेम लायन को जकड़ने लगती हैं। फ्लेम लायन अपना विशाल मुंह खोलकर आग का गोला फेंकता है जो एक रस्सी पर लगता है और उसे पूरी तरह भाप बना देता है। लेकिन बाकी 2 रस्सियां उसकी गर्दन और एक अगले पंजे पर कस जाती हैं। अब असली खींचातानी शुरू हो जाती है। फ्लेम लायन वाकई अलग दर्जे का है। सिर्फ अपनी ताकत से ही वो पूरी झील की शक्ति को रोक रहा है। उसकी गर्दन के चारों ओर की आग फैलती जा रही है और बंधी रस्सियों को भी भाप बनाने लगती है। तभी 3 झटकों के साथ 3 वाटर स्पीयर्स फिर पानी से निकलती हैं। एक सीधा फ्लेम लायन के माथे की तरफ जाती है, बाकी 2 उसके पीछे पीछे। फ्लेम लायन दहाड़ता है और अपने मुंह से आग का बादल उगल देता है। वह बादल धीरे बढ़ता है मगर उसके सामने इकट्ठा हो जाता है। पहला स्पीयर उसमें घुसते ही भाप बन जाता है। दूसरा घुसता है तो आग का बादल डगमगाता है, लेकिन खत्म नहीं होता। मेरा दिल बैठने लगता है। तभी सबसे नाजुक पल पर मैं तीसरे स्पीयर की दिशा बदल देता हूँ।
वो आग के बादल को बाईपास करके ऊपर से सीधा नीचे आता है। फ्लेम लायन दर्द से चीख उठता है और वाटर स्पीयर उसके सिर में बड़ा छेद कर देता है। खून फूट पड़ता है और आग का बादल एकदम गायब हो जाता है। हालांकि उसकी गर्दन के चारों तरफ आग की रिंग अब भी जल रही होती है। मैं पानी की रस्सियों से उसे घसीटकर झील में खींच लेता हूँ। थोड़ी देर बाद सतह फिर शांत हो जाती है। इस हंट ने मेरी सारी बची हुई एनर्जी लगभग खत्म कर दी है। लेकिन आखिरकार मैंने इस टियर 3 मैजिकल बीस्ट को निगल लिया है। बधाई हो, आपने मॉर्टल टियर लेवल 3 फ्लेम मैनेड लायन को डिवार किया है। 3000 एनर्जी पॉइंट्स मिले हैं। एक एबनॉर्मल एनर्जी डिटेक्ट हुई है। इसे रिफाइन करें। रिफाइन। मुझे शक होता है कि यह उसी शेर की गर्दन के चारों ओर की आग की रिंग है। रिफाइन सफल होती है और फ्लेम लायन की फायर होस्ट के खिलाफ मेरी फ्लेम इम्यूनिटी बढ़ जाती है। मेरा असली रूप तो पानी है, इसलिए आग मेरी सबसे बड़ी प्राकृतिक दुश्मन है। मैंने नहीं सोचा था कि सिस्टम की रिफाइनमेंट मेरी इम्यूनिटी भी बढ़ा देगी। अगर आगे चलकर मैं और ऊंचे लेवल की आग रिफाइन करूं, तो शायद एक दिन सूरज तक को निगलने लायक हो जाऊं। ये एम्बुश पूरी तरह सफल रहा। एक ही बार में 3000 एनर्जी पॉइंट्स मिल गए। अगर आगे मुझे इससे भी ऊंचे लेवल की फ्लेम्स रिफाइन करने को मिली, तो शायद मैं एक दिन सूरज को भी निगलने लायक बन जाऊं। कुल मिलाकर ये घात एकदम सफल रही। एक बार में 3000 एनर्जी पॉइंट्स मिलना कोई छोटी बात नहीं है। मैं ठहरकर सोचता हूँ। अभी तक एनर्जी पाने के जितने पक्के तरीके समझ आए हैं, वो हैं क्रीचर्स को हंट करके डिवार करना और स्पेशल पदार्थों या एनर्जी को रिफाइन करना। लेकिन यह सब स्किल्स पर ही टिका है। मेरी मौजूदा स्किल्स स्पिरिट रेन, जो वॉल्यूम बढ़ाने वाली बेसिक स्किल है, और वाटर बाइंडिंग तथा वाटर स्पीयर, जो मेरी मुख्य अटैक स्किल्स है। सिस्टम, मैं स्किल्स अपग्रेड करना चाहता हूँ। 500 एनर्जी देकर स्पिरिट रेन और वाटर बाइंडिंग अपग्रेड करो। वाटर स्पीयर को अपग्रेड करने के लिए 1000 एनर्जी चाहिए। सच में अपग्रेड कॉस्ट बहुत भारी है और ये तो बस लेवल 1 से 2 तक का खर्च है। मैं सोच सकता हूँ कि आगे के लेवल्स में इससे भी कहीं ज्यादा एनर्जी लगेगी। लेकिन अगर मुझे ज्यादा एनर्जी वाले ताकतवर क्रीचर्स का शिकार करना है, तो स्किल्स अपग्रेड करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं बिना झिझक सब अपग्रेड कर देता हूँ। एक ही बार में 2000 एनर्जी खर्च हो जाती है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि लेवल 2 स्किल्स में खास क्या है। इसलिए मैं फिर से स्पिरिट रेन चलाता हूँ। इस बार स्पिरिट रेन सीधा 1000 एनर्जी खा जाती है और इसका असर पहले से कहीं ज्यादा जबरदस्त होता है। घंटों तक मूसलाधार बारिश होती रहती है। मुझे साफ महसूस होता है कि पानी में स्पिरिचुअल एनर्जी और भी ज्यादा घनी हो गई है। लेकिन बारिश इतनी होने के बावजूद मेरा वॉल्यूम उम्मीद से कम बढ़ता है। मैं अपने पूरे शरीर पर ध्यान लगाता हूँ और आखिर मुझे कुछ पता चलता है। कीचड़ में थोड़ी दूर, पता नहीं कहाँ से आया एक बीज स्पिरिट रेन को पागलों की तरह सोख रहा है। उसके आसपास का लगभग सारा बारिश का पानी वो खींच लेता है, यानी मेरा पानी चुरा रहा है। मुझे देखना ही होगा कि ये आखिर चीज क्या है। मैं चिढ़ा भी हूँ और क्यूरियस भी। मैं जानबूझकर झील का थोड़ा पानी उसकी तरफ मोड़ देता हूँ। करीब 15 मिनट बाद जाकर वह बीज रुकता है। ये बीज मूंगफली जितना था, लेकिन 15 मिनट का झील का पानी पी गया। ये पूरी तरह बेतुकी बात है। मेरी परसेप्शन में वह बीज जैसे संतुष्ट होकर हिलता है, 2 पत्ते निकालता है और तेजी से बढ़ने लगता है। देखते ही देखते जो अभी बीज था, वह 1 मीटर से ऊंचा पेड़ बन जाता है। और सबसे हैरानी की बात, कीचड़ के नीचे उसकी जड़ें 2 मीटर से भी ज्यादा लंबी होकर मेरी तरफ उलझती हुई बढ़ रही हैं। सच में बेहिसाब भूखा है ये। मैं बिना देर किए वाटर स्पीयर चलाता हूँ और उसके नए उगे तने पर मारता हूँ। धमाके के साथ तना टूट जाता है। उसी पल मुझे जैसे दिमाग में कोई डरावनी चीख सुनाई देती है और कीचड़ के नीचे पागलों की तरह बढ़ती जड़ें रुक जाती हैं। बधाई हो, म्यूटेटेड ब्लड थॉर्न ट्री से कनेक्शन स्थापित हो गया है। चुने, सिम्बियोसिस बनाना है या सर्वेंट बाइंड करना है। ब्लड थॉर्न ट्री में ऐसी फंक्शन भी होती है। मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। सोचूं तो ब्लड थॉर्न ट्री आम तौर पर एक साधारण डेजर्ट ट्री ही होती है, लेकिन ये वाला म्यूटेट हो चुका है और अब इसमें खून और आत्माएं निगलकर खुद को मजबूत करने की डरावनी क्षमता आ गई है। पहले जब मैं दूसरे क्रीचर्स का शिकार करता था,
तो ये ब्लड थॉर्न का बीज चोरी छिपे उनका खून और सोल खा रहा था। अब स्पिरिट रेन से सींचे जाने के बाद ये आखिर फूट पड़ा है। सिस्टम के प्रॉम्प्ट के मुताबिक मैं म्यूटेटेड ब्लड थॉर्न ट्री के साथ सिम्बियोसिस चुनता हूँ। ये फैसला मैंने सोच समझ कर लिया है। अभी मेरी पहली प्रायोरिटी है ज्यादा से ज्यादा क्रीचर्स का शिकार करना, ताकि एनर्जी और लेवल दोनों बढ़े। उनके खून और सोल्स मेरे किसी काम के नहीं, लेकिन यही चीजें म्यूटेटेड ब्लड थॉर्न ट्री को चाहिए। हम दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। मैं साफ देख पा रहा हूँ कि जल्द ही मेरी मदद से ये ब्लड थॉर्न ट्री बहुत ही खतरनाक चीज बनने वाला है। सिम्बियोसिस सक्सेसफुल। बधाई हो, होस्ट को सिम्बियंट मिला है, म्यूटेटेड ब्लड थॉर्न ट्री। 2000 एनर्जी पॉइंट्स मिले। नई स्किल मिली, सोल लिंक। अब आप किसी भी सोल वाले क्रीचर से सीधा संपर्क कर सकते हैं। जब मैं सिस्टम पैनल फिर खोलता हूँ, तो उसमें कुछ बदलाव दिखते हैं। मेरी जानकारी के पास एक नया सेक्शन खुल गया है। क्रीचर, म्यूटेटेड ब्लड थॉर्न ट्री। लेवल, मॉर्टल टियर लेवल 2। स्किल्स, डार्क थॉर्न, ब्लड थर्स्ट, सोल डिवार। वार्निंग, म्यूटेटेड ब्लड थॉर्न ट्रीज की इंटेलिजेंस बहुत तेजी से बढ़ती है और ये बेहद मैलेवोलेंट होते हैं। कृपया इन्हें सख्ती से डिसिप्लिन करें। अभी पैदा हुआ है और लेवल मेरा बराबर हो गया। सच में एबनॉर्मल है। जहां तक सिस्टम की वार्निंग की बात है, मुझे कोई डर नहीं। आखिर ये मेरा सिम्बियंट है, मेरे खिलाफ नहीं जाएगा। और ऐसे क्रूर माहौल में इविल या गुड होने का भी क्या मतलब? नेकी यहाँ किसी काम की नहीं। मैं अपनी परसेप्शन ब्लड थॉर्न ट्री पर केंद्रित करता हूँ। ब्लड थॉर्न ट्री खुशी से सोल फ्लक्चुएशन भेजता है। अभी अभी पैदा हुआ है, इसलिए उसकी सोल अभी कमजोर है और वो मुझसे ठीक तरह बात नहीं कर सकता। वो बस धुंधले धुंधले एहसास भेजता है, जैसे उसे खून और सोल्स की भूख लगी है। उस लड़ाई के बाद सारे बीस्ट्स बहुत दूर भाग चुके हैं, तो शायद अब कुछ समय तक लौटने की हिम्मत नहीं करेंगे। मैं बस पानी का एक हिस्सा उसकी सिंचाई में लगाता हूँ। फिर एक और डरावना अब्जॉर्प्शन सेशन शुरू होता है और वो तना, जिसे मैंने वाटर स्पीयर से काटा था, फिर से उगना शुरू कर देता है। 2000 नई एनर्जी पॉइंट्स होने की वजह से अब मुझे कंजूसी की जरूरत नहीं। मैं सीधे 1000 एनर्जी बारिश पर खर्च कर देता हूँ। इस बार मैं बारिश के एरिया को खास तौर पर कंट्रोल नहीं करता। स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी बारिश झील के पूरे मूल इलाके पर गिरती है। टिप टिप बारिश रुक रुक कर पूरे एक हफ्ते चलती रहती है। ऊपर सूरज अब भी तपता रहता है, रेगिस्तान वैसे ही गर्म चमकता रहता है, लेकिन मेरी झील पर लगातार बारिश होती रहती है और यहाँ तक कि हवा भी ठंडी लगने लगती है। कई सूखे पेड़ फिर से जी उठते हैं और दूर पड़े बीज भी फूटने लगते हैं। इस मौत भरे रेगिस्तान में मेरी जगह अकेला ओएसिस बन जाती है। इतना अलग माहौल कई जीवों को खींच लाता है। जिन जानवरों ने पहले की वह कत्लेआम वाली घटना देखी थी, वे अब भी दूर खड़े खुद को रोकते रहते हैं, लेकिन बहुत दूर से आने वाले जानवर खुशी खुशी मेरी तरफ बढ़ते हैं। मेरी नजर में अब साधारण बीस्ट का शिकार कोई खास मतलब नहीं रखता। असली फायदा तो मैजिकल बीस्ट से ही है। इसी वजह से मैं ब्लड थॉर्न ट्री को सख्ती से एक्शन लेने से रोकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह जगह जिंदगी से भरा ओएसिस बने, ताकि और भी ताकतवर जीव यहाँ खिंचे चले आएं। एक दिन मैं यूं ही आराम से अपनी लहरें हिलाता हुआ इस दुनिया की अजीब चीजें देख रहा होता हूँ कि अचानक मुझे दूर से बहुत तेज एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस होती है। ये एनर्जी बहुत तेज रफ्तार से मेरी तरफ आ रही है। कुछ ही देर में वो मेरे झील के पास आ पहुंचती है। झील पर पानी पीते और खेलते जानवर पहले तो समझ ही नहीं पाते, लेकिन जैसे ही एक धमाका होता है, सब घबराकर भाग खड़े होते हैं। और मुझे डर नहीं, बल्कि खुशी होती है। अगर मैं बोल पाता तो शायद जोर से चिल्ला उठता, आखिर इंसान। हालांकि ये इंसान भी ठीक हालत में नहीं लगता। जो आया है वो ग्रे रोब्स पहने कोई इंसान है, ऊंची नाक, नीली आंखें, उम्र लगभग 30-40, हाथ में विजर्ड स्टाफ। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि उसकी खुली हुई बाह पर सिर्फ हड्डी बची है। और दूसरा जो साथ है, उसे मैं लगभग इंसान समझ बैठता हूँ। सामान्य इंसान से थोड़ा छोटा, नुकीले कान, बहुत फीकी त्वचा, पीठ पर पंख और हाथ में धनुष। इससे साफ है कि वो इंसान नहीं, एक एल्फ है। मोरवेन, तू एल्विन वुड्स में घुसा है। किंग के नाम पर मैं तुझे मौत देता हूँ, वो मेल एल्फ बोलता है और उसके बो से पीली धरती जैसी रोशनी निकलती है। मोरवेन बिल्कुल नहीं घबराता। अपनी बदहाल हालत के बावजूद वो स्टाफ को अपने सीने के सामने तैराता है और मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है।
अचानक हड्डी वाला सेप्टर मो वेन के सीने में धंस जाता है। उसके चेहरे पर दर्द और तड़प साफ दिखती है। उसके खून की धारा स्टाफ के सिरे पर लगी काली मणि तक जाती है और वह बीट धीरे धीरे खून जैसी लाल हो जाती है। फॉरबिडन स्पेल। मो वेन, तेरी हिम्मत कैसे हुई? एल्ड्रियन, अर्थ एलिमेंटल ट्राइब का सबसे छोटा वारिस, तेरी घमंड ही तेरी बर्बादी बनेगी। महान गॉड ऑफ डेथ तुझे एटर्नल लाइफ दे। मो वेन मंत्र पूरा करता है और उसके सीने में धंसा सेप्टर खून पीना बंद कर देता है। उसकी लाल रोशनी और तेज हो जाती है। वो लाल रोशनी एल्ड्रियन की हरी एरोलाइट को पूरी तरह दबा देती है और उसमें से एक विशाल साइड प्रकट होकर उसकी तरफ वार करती है। एल्ड्रियन पीछे नहीं हटता, बल्कि जैसे मरने के लिए तैयार ही है। उसके पंख जोर से फड़फड़ाते हैं और मिट्टी जैसे पीले रंग की एक विशाल तलवार बनती है जो तुरंत साइड की तरफ जाती है। उसी पल एल्ड्रियन अपना शरीर गायब करके एक ही सांस में 100 मीटर दूर पहुंच जाता है। पीली तलवार लाल साइड से टकराती है, लेकिन कोई धमाका नहीं होता। तलवार बस कुछ पल रोक पाती है और फिर टूट जाती है। उसी समय एल्ड्रियन पीछे मुड़े बिना भागता है, उम्मीद करता है कि वो लाल साइड की काट से बच जाएगा, लेकिन सब बेकार जाता है। एल्ड्रियन चीखने तक नहीं पाता, उसका सिर अलग होकर गिर जाता है और शरीर कुछ दूर तक भागता चला जाता है। ये देखकर मो वेन आखिर खड़ा रहने की ताकत भी खो देता है और जमीन पर ढह जाता है, लेकिन यह भी बेकार साबित होता है। एल्ड्रियन को चीखने का मौका तक नहीं मिलता, उसका सिर एक तरफ जा गिरता है जबकि शरीर कुछ दूर तक भागता रहता है। ये देखकर मो वेन की बची खुची ताकत भी खत्म हो जाती है और वह जमीन पर ढह पड़ता है। मैं किनारे से चुपचाप सब देखता रहता हूँ और अपनी मौजूदगी जताने की जरा भी हिम्मत नहीं करता। मुझे साफ महसूस हो रहा है कि मेरी परसेप्शन में वह डरावनी मौजूदगी अभी गई नहीं है। और सच में एल्ड्रियन को काटने के बाद वह मौत वाली साइड गायब नहीं होती, बल्कि उसकी धार पर एक आंख उभर आती है। बेरुखी, डर, मौत। कोई भी जीव इसे देखे तो यही शब्द उसके दिमाग में आए। मो वेन उस खूंसी लाल साइड को आसमान में टकटकी बांधकर डर से देखता रह जाता है। उसका मुंह खुला रह जाता है मगर आवाज नहीं निकलती। फिर झटके से साइड गायब होती है और मो वेन का सिर भी धड़ से अलग हो जाता है। एल्ड्रियन की लाश से पीली रोशनी निकलती है, हवा में टूटती है और शून्य में गायब हो जाती है। ये सब इतना तेजी से होता है कि मैं कुछ पलों तक सुन्न रह जाता हूँ। फिर थोड़ी देर संभलकर मैं 2 बार वाटर बाइंडिंग चलाता हूँ और मो वेन व एल्ड्रियन की लाशें, साथ में उनका बो और स्टाफ भी पानी में खींच लेता हूँ। कौन सोच सकता था कि इस छोटे से लेक में कुछ छिपा होगा। मैं चौंक पड़ता हूँ। मुझे कोई लाइफ फोर्स महसूस नहीं हो रही। ये आवाज मो वेन की है, वो सच में मरा नहीं है। मो वेन की बुरी हालत वाली लाश से उसका एक सिकुड़ा हुआ, मुश्किल से इंसानी आकार का सोल निकलता है। ओ घटिया चूहे, मैं महान लॉर्ड ऑफ एंडिंग्स का सेवक हूँ और तू मेरी लाश पर नजर डालने की हिम्मत करता है। सच में चालाक नेक्रोमांसर निकला। ये लोग सोल्स के साथ खेलने में माहिर होते हैं और उसने फॉरबिडन स्पेल चलाने के बाद भी अपनी आत्मा बचाकर रख ली, लेकिन उसकी घबराई हालत देखकर साफ है कि मो वेन मुझे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। अब समय है ब्लड थॉर्न ट्री की काबिलियत परखने का। मुझे डर नहीं लगता। अगर मो वेन पूरी ताकत में होता तो शायद मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, लेकिन अभी सिर्फ एक सोल के रूप में मो वेन मेरे लिए किसी स्वादिष्ट मेमने से कम नहीं। सोल, दीवार, ब्लड थॉर्न ट्री। मेरे आदेश पर ब्लड थॉर्न ट्री की डालियां हिलती हैं। वो खुद को मुश्किल से रोक पा रहा है। एक नेक्रोमांसर की सोल, उसके लिए तो कमाल का भोज है। जैसे ही मैं अटैक का आदेश देता हूँ, ट्रंक पर उगे कई काले कांटे उड़ते हुए मो वेन की तरफ जाते हैं। झील के ऊपर मो वेन बच नहीं पाता। उसने सोचा भी नहीं था कि पीछे खड़ा यह छोटा सा पौधा उस पर वार कर देगा। वो सारे कांटे उसे एक साथ लग जाते हैं। हरामखोर चूहे, मैं तेरी आत्मा को गॉड स्टैच्यू के सामने कणकण जलाऊंगा। मो वेन दर्द से चीखता है। उसकी सोल वाली देह लगातार आकार बदलती रहती है। साफ है उसे भयानक नुकसान पहुंच रहा है। तभी डार्क थॉर्न्स फट पड़ते हैं और मो वेन की आत्मा टुकड़ों में बिखर जाती है। जो नेक्रोमांसर डॉन सैंक्चुअरी की पीछा करती फौज से बच निकला था और जिसने एक एल्विन रॉयल वारिस तक को मार गिराया था, उसे मेरा सिम्बियंट ब्लड थॉर्न ट्री इतने आराम से खत्म कर देता है। ब्लड थॉर्न ट्री लालच में अपनी जड़ बढ़ाता है। मैं उसे खून सोखने देता हूँ, मगर सोल्स अभी खाने नहीं देता। पहले मुझे सिस्टम के जरिए उनकी मेमोरीज निकालनी है। वैसे भी सिस्टम जब मेमोरीज खींच लेता है
तो सोल्स और शुद्ध हो जाती है और तब ब्लड थॉर्न ट्री के लिए उन्हें निगलना आसान होता है। डिंग! बधाई हो, आपने ट्रांसेंडेंट टियर लेवल 3 एल्वेन रॉयल की लाश हासिल की है। 2000 एनर्जी पॉइंट्स मिले। बधाई हो, आपने ट्रांसेंडेंट टियर लेवल 2 डार्क विजर्ड की लाश हासिल की है। 1000 एनर्जी पॉइंट्स मिले। स्पेशल सब्सटेंसेस डिटेक्ट हुई हैं, ड्रैगन बोन स्टाफ और एल्वेन बो। इन्हें रिफाइन करें। डिंग! रिफाइनमेंट सक्सेसफुल। 1000 एनर्जी पॉइंट्स और मिले। सिर्फ लाशें लूटकर इतना फायदा मिलेगा, मैंने सोचा भी नहीं था। क्या इसका मतलब ये है कि मैं सिर्फ क्रीचर्स की लाशें पाकर भी एनर्जी कमा सकता हूँ? अगर ऐसा है तो मामला बहुत आसान हो जाएगा। मेरे दिमाग में एक बड़ा प्लान बनने लगता है। अगर ये कामयाब हुआ तो मुझे बहुत तेजी से एनर्जी मिलेगी। उनकी मेमोरीज अब्सॉर्ब करने के बाद आखिर मुझे इस वर्ल्ड की ज्यादा साफ समझ मिलने लगती है। विजर्ड और एल्फ की मेमोरीज उन बीस्ट्स और मैजिकल क्रीचर्स से कहीं ज्यादा समृद्ध है। उनकी वर्ल्ड व्यू कहीं ज्यादा पूरी है। इस दुनिया का नाम है एटर्नल रियल्म। ये दुनिया बेहद क्योटिक है। हर तरह के क्रीचर्स, हर तरह की ताकतें और बहुत उलझे हुए पावर स्ट्रक्चर्स। सबसे ताकतवर है डॉन सैंक्चुअरी, जो लॉर्ड ऑफ डॉन की पूजा करता है और मानता है कि सभी बीइंग्स को प्रकाश में हमेशा जीना चाहिए। मो वेन जिस शैडो टेम्पल से था, वो लॉर्ड ऑफ एंडिंग्स की पूजा करता है और मानता है कि मौत ही असली एटर्नल लाइफ देती है। एल्ड्रियन की एल्व्स भी एक बेहद ताकतवर रेस है। वे लंबे समय से एल्वेन वुड्स में रहते आए हैं, बहुत कम बाहर निकलते हैं और किसी बाहरी को भीतर आने नहीं देते। जो घुसता है उसका अंतहीन पीछा किया जाता है। मो वेन को डॉन सैंक्चुअरी के मेजर्स पीछा करते करते यहाँ तक ले आए थे। कहीं छिपने की जगह नहीं बची तो उसे एल्वेन वुड्स में घुसना पड़ा, जहां एल्ड्रियन ने उसे खोज लिया और उसका पीछा शुरू कर दिया। मो वेन का आखिरी स्पेल एक सैक्रिफिशियल स्पेल था, यानी फॉरबिडन स्पेल की वो किस्म जो चलने पर बहुत भयानक ताकत देती है, लेकिन उसकी कीमत कास्टर की अपनी जान होती है। बहुत कम लाइट मेजर्स या डार्क विजर्ड्स ऐसे मैजिक का इस्तेमाल करते हैं। मेरे लिए इस दुनिया में अभी भी बहुत कुछ अननोन है। मैं सच में अभी बहुत कमजोर हूँ। अगर मो वेन को फॉरबिडन स्पेल चलाने पर मजबूर न होना पड़ता, यानी हालात लगभग म्यूचुअल डिस्ट्रैक्शन वाले न बनते, तो मेरी अभी की ताकत से मैं दोनों में से किसी का भी सामना नहीं कर पाता। मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ। मैं लंबी सांस भरता हूँ। ये तो बस एक नेक्रोमांसर और एक एल्वेन रॉयल थे। तो सोचो, डॉन सैंक्चुअरी के उससे भी ताकतवर बिशप्स, एल्वेन किंग, या फिर उससे भी डरावने लॉर्ड ऑफ डॉन और लॉर्ड ऑफ एंडिंग्स का क्या होगा। खुशकिस्मती से मेरे पास सिस्टम है। मुझे यकीन है एक दिन मैं भी गॉड्स के बराबर खड़ा होऊंगा। इस बार तो लगभग बिना मेहनत के मुझे 4000 एनर्जी पॉइंट्स मिल गए हैं। अगला लेवल बढ़ाने के लिए ये काफी है। सिस्टम, मैं लेवल अप करना चाहता हूँ। 4000 एनर्जी डिडक्ट करो। बधाई हो, आप लेवल 3 लेक बन गए हैं। पहले शांत पड़ी झील का पानी उफनने लगता है। मेरा वॉल्यूम फिर बढ़ता है और अब मैं पूरी तरह उस हालत तक लौट आया हूँ जिससे पहले मैं सूखने लगा था। अब मेरा रेडियस करीब 800 मीटर हो चुका है। आखिर अब मैं थोड़ा प्रभावशाली तो दिखता हूँ। अपने वर्तमान रूप से मैं काफी संतुष्ट हूँ। जब मैं यहाँ आया था तब मैं एक छोटे से पडल जैसा था और अब सच में खुद को बड़ी झील कह सकता हूँ। तभी ब्लड थॉर्न ट्री सोल फ्लक्चुएशन भेजता है। मैं सिस्टम पैनल देखता हूँ। क्रीचर, म्यूटेटेड ब्लड थॉर्न ट्री, लेवल, मॉर्टल टियर लेवल 3। यानी ब्लड थॉर्न ट्री भी मेरे साथ लेवल अप हो गया। लगता है मो वेन और एल्ड्रियन की सोल से उसे बहुत फायदा मिला है। मास्टर, मुझे भूख लगी है। ब्लड थॉर्न ट्री की बचकानी सी आवाज मेरी परसेप्शन में गूंजती है। अब वो सीधे मुझसे बात कर सकता है। मैं यही चाहता था। हर दिन अकेला पड़े रहो, किसी से बात करने वाला न हो। अगर ऐसा चलता रहता तो गॉड बनने से पहले ही मैं पागल हो जाता। टाइम पास करने के लिए मैं ब्लड थॉर्न ट्री से खेलता हूँ और उसे बोलना सिखाता हूँ, जैसे कोई बाप अपने छोटे बच्चे को बोलना सिखाए। इस दुनिया में आए हुए 1 महीने में नीचे दर्जे के बीस्ट्स और कुछ मैजिकल क्रीचर्स के अलावा मैंने कोई संगठित रेस नहीं देखी। इंसानी ट्राइब तो दूर की बात है।
यही बात मुझे परेशान करती है। अगर मुझे इंटेलिजेंट रेसेस से संपर्क नहीं मिला तो सिर्फ अपने दम पर कौन जाने अगला अपग्रेड कब आए। झील फैलने से मेरी विजन जरूर बढ़ी है, लेकिन अब भी मैं इस डेजर्ट का अंत नहीं देख पा रहा। मैं कुछ हद तक निराश महसूस करता हूँ। एक सुबह मैं यूं ही ब्लाड थॉर्न ट्री के साथ खेल रहा होता हूँ। अब उसकी इंटेलिजेंस लगभग 11 से 12 साल के इंसानी बच्चे जितनी हो गई है। मैंने उसे एक नाम भी दे दिया है, अपने सरनेम के हिसाब से मैं उसे थॉर्न कहता हूँ। तभी अचानक मुझे घोड़ों जैसी टापों की आवाज महसूस होती है, जैसे हजारों सैनिक इधर दौड़ते चले आ रहे हों। क्या ये कोई ह्यूमन आर्मी है? मैं तो खुश ही हो उठता हूँ, लेकिन जैसे ही वे मेरी नजर में आते हैं मैं एकदम सन्न रह जाता हूँ। वो आर्मी बिल्कुल नहीं है, बल्कि विशाल स्कॉर्पियंस है। हर स्कॉर्पियन घोड़े के आधे जितना बड़ा है। जब वे दौड़ते हैं तो आवाज घोड़ों की टाप जैसी ही क्यों न लगे। सबसे आगे वाले स्कॉर्पियंस तो और भी बड़े हैं, हल्के बैंगनी रंग के, और उनकी पूंछ के स्टिंगर से काली रोशनी निकल रही है। थोड़ी ही देर में पूरा स्कॉर्पियन आर्मी झील तक पहुंच जाता है। आगे वाला स्कॉर्पियन जनरल पीछे देखता है और सारे स्कॉर्पियंस एक साथ रुक जाते हैं। स्कॉर्पियन जनरल अपना आगे वाला पंजा पीछे खड़े कुछ स्कॉर्पियन सोल्जर्स की तरफ करता है और उन्हें पहले पानी पीने का इशारा देता है। वे सेफली पानी पीकर लौट आते हैं। तब स्कॉर्पियन जनरल बाकी सैनिकों को जोड़ों में पीने भेजता है। मैं अभी चुप रहता हूँ। मेरी परसेप्शन के हिसाब से यह स्कॉर्पियन जनरल बस लेवल 3 का है। इसके पीछे वाले लेवल 2 के हैं और बाकी स्कॉर्पियन सोल्जर्स सिर्फ लेवल 1 के। लेकिन इतनी डिसिप्लिन स्कॉर्पियन आर्मी बनना वाकई असाधारण बात है। इससे पहले जिन मैजिकल बीस्ट्स का मैंने शिकार किया था उनमें भी मॉर्टल टियर लेवल 3 क्रीचर्स थे, मगर किसी की इंटेलिजेंस इतनी ऊंची नहीं थी। मैं इनके अगले कदम देखना चाहता हूँ। अगर मैं इन्हें एक साथ दीवार कर पाया तो ये हजारों स्कॉर्पियंस मुझे बहुत बड़ी एनर्जी दे सकते हैं। आखिर जब सारे स्कॉर्पियन सोल्जर्स एक एक करके पानी पी चुके तब स्कॉर्पियन जनरल खुद आगे आता है और बस सिर झुकाकर पानी छूता ही है कि मैं सोच ही रहा होता हूँ हमला करूं या नहीं। तभी अचानक दूर से गड़गड़ाहट जैसी आवाज आती है, स्कॉर्पियन आर्मी से भी तेज। वो एक लिजर्ड आर्मी है। उसका लीडर भी लेवल 3 ऑरा छोड़ रहा है। पूरी लिजर्ड आर्मी स्कॉर्पियंस को घेर लेती है और झील के पास उन्हें फंसा देती है। क्या ये अब 2 रेसेस की पूरी जंग बनने वाली है? अगर ऐसा हुआ तो मैं दोनों की लड़ाई का फायदा उठा सकता हूँ। जैसे ही लिजर्ड आर्मी घेराव करती है स्कॉर्पियन आर्मी थोड़ी देर को घबरा जाती है। स्कॉर्पियन जनरल पानी छोड़कर तुरंत अपना पंजा लहराता है और सेना को बैटल फॉर्मेशन में आने का आदेश देता है। लिजर्ड आर्मी दबाव बनाते हुए आगे बढ़ती है। स्कॉर्पियन आर्मी पीछे हटती जाती है। कई स्कॉर्पियंस तो आधे पानी में उतर चुके हैं। दोनों तरफ तनाव चरम पर है। लेकिन मैं बहुत ध्यान से एक बात पकड़ता हूँ, न स्कॉर्पियन जनरल न लिजर्ड जनरल कोई भी पहले वार करना नहीं चाहता। इसके बजाय उनकी आम तौर पर ओबीडियंट मैजिकल बीस्ट ट्रूप्स दुश्मन को देखते ही कंट्रोल खोने लगी है। दोनों तरफ की इस ठहरी हुई हालत को देखकर मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है, जब तुम दोनों खुद वार नहीं कर रहे तो चलो मैं ही मदद कर देता हूँ। और झटके से झील से एक वाटर स्पीयर निकलकर 2-3 स्कॉर्पियन सोल्जर्स को आर पार कर देती है, फिर गायब हो जाती है। पहले से दबाव में खड़ी स्कॉर्पियन आर्मी पीछे से हुए इस हमले से बुरी तरह बिखर जाती है और घबराकर झील से दूर भागती है। लेकिन बाहर से लिजर्ड आर्मी ने उन्हें पूरी तरह घेर रखा है। यही टक्कर दोनों रेसेस की जंग को पूरी तरह भड़का देती है। दोनों जनरल्स हैरान रह जाते हैं और बेताबी से अपनी सेना को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। एक बार भिड़ जाने के बाद दोनों तरफ बस लड़ाई का इंस्टिंक्ट बचता है और अब कोई भी अपने ट्रूप्स को रुकने का आदेश नहीं मानवा पाता। दोनों लीडर्स तो कुछ सैनिकों को उदाहरण के तौर पर खुद मार भी देते हैं। मैं बेकाबू हो चुकी स्कॉर्पियन और लिजर्ड आर्मीज को देखता हूँ तो मुझे थोड़ा आश्चर्य होता है। लगता है इन दोनों रेसेस के बीच पुरानी गहरी दुश्मनी है। जब मैं फिर उनके जनरल्स को देखता हूँ जो अब भी एक दूसरे पर हमला नहीं कर रहे तो बात और रोचक लगती है। इतनी गहरी नफरत के बावजूद दोनों लीडर्स जैसे मजबूरी में रुके हुए हैं,
मानो लड़ने से डरते हों। मेरे दिमाग में बस एक ही वजह आती है, इन दोनों के ऊपर कोई इससे भी ज्यादा ताकतवर अस्तित्व है जिसने इन्हें खुली जंग से रोका हुआ है। आखिर ऐसा कौन सा अस्तित्व होगा जो इतनी बड़ी रेसिस को भी डरा सके? मुझे भीतर से बेचैनी होने लगती है। झील की ये गड़बड़ी देरसबेर पकड़ में आएगी ही, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो अभी हो, क्योंकि मैं अभी उतना ताकतवर नहीं हूँ। हाँ, मेरी लेक फॉर्म को मारना आसान नहीं, लेकिन मैं जान चुका हूँ कि इस दुनिया में बहुत खतरनाक स्पेल्स मौजूद हैं। अब जबकि लड़ाई रुकने वाली नहीं, दोनों जनरल्स अब भी एक दूसरे पर हमला नहीं करते, बल्कि साथ साथ झील की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन्होंने अभी अभी झील से निकली वाटर स्पीयर देखी थी, जिससे स्कॉर्पियन सोल्जर्स चौंके और लड़ाई भड़क उठी। दोनों बीस्ट झील के किनारे को गौर से देखते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नजर नहीं आता। लिजर्ड जनरल गुस्से में मुंह खोलकर हरा जहर उगलता है। वो वेनम तेजी से पानी की सतह पर फैलता है। मछलियां और झींगे जिसे छूता है वे तुरंत पेट ऊपर करके तैरने लगते हैं। मैं फिर भी चुप रहता हूँ। मैं सही मौके का इंतजार कर रहा हूँ। आखिर स्कॉर्पियन जनरल भी खुद को रोक नहीं पाता। उसकी पूंछ का स्टिंगर लाल चमकने लगता है और एक पल में दर्जनों वारों में बटकर पानी में बरसता है, लेकिन पानी छिटकने के सिवा कोई जवाब नहीं आता। दोनों बीस्ट उलझन में पड़ जाते हैं। किसी को भी झील में कुछ खास मौजूदगी महसूस नहीं होती और उनके जांच वाले हमले भी बेकार जाते हैं। स्कॉर्पियन जनरल लिजर्ड जनरल की तरफ देखता है और उसे पहले पानी में उतरने का इशारा करता है। आखिर लिजर्ड्स पानी और जमीन दोनों में चल सकते हैं, जबकि स्कॉर्पियंस पूरी तरह थलजीव हैं। लिजर्ड जनरल स्कॉर्पियन जनरल पर 2 बार दहाड़ता है, फिर बहुत सावधानी से पानी में उतरकर गहराई में गोता लगाता है। यही सही मौका है। मैं बिना देर किए वार करता हूँ। पानी के अंदर ही 4 वाटर रोप्स बनती हैं और उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। लिजर्ड के पास बचने का मौका नहीं होता। पानी मेरा इलाका है। मैं उसकी चारों टांगें कसकर बांध देता हूँ और उसकी पूंछ बस पानी में कमजोर सी हिलती रह जाती है। मैं पानी के बहाव को इस तरह कंट्रोल करता हूँ कि उसकी तड़प से सतह पर कोई रिप्पल भी न उभरे। उसी वक्त मैं वाटर स्पीयर चलाता हूँ। लिजर्ड जनरल बिना किसी प्रतिरोध के वाटर स्पीयर से छलनी होकर मर जाता है। मैं पानी को कंट्रोल करके लिजर्ड जनरल को लपेट लेता हूँ ताकि उसका खून झील को लाल न कर दे। किनारे पर खड़ा स्कॉर्पियन जनरल बेचैन हो उठता है, क्योंकि लिजर्ड जनरल लौट ही नहीं रहा। अचानक उसे एहसास होता है कि उसे लिजर्ड जनरल की ऑरा महसूस ही नहीं हो रही। वो घबराकर भागने को मुड़ता है, पर मैं उसे कैसे जाने देता। झटके से वही 4 वाटर रोप्स पीछे से लिपटकर उसे पकौड़े की तरह लपेट लेती हैं और सीधे पानी में घसीट लाती हैं। पानी के अंदर स्कॉर्पियन जनरल की लड़ने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। उसकी पूंछ का स्टिंगर मेरी लेक फॉर्म पर वैसे भी बेअसर है। बिना किसी हैरानी के मैं एक ही वाटर स्पीयर से उसकी जान ले लेता हूँ। इस तरह स्कॉर्पियंस और लिजर्ड्स के सबसे ताकतवर दोनों जनरल्स मेरे हाथों मारे जाते हैं। किनारे पर लड़ती दोनों रेसेस पहले ही आधी से ज्यादा खत्म हो चुकी होती हैं। मैं झील का पानी उल्टी लहर की तरह उछालता हूँ और जो भी स्कॉर्पियंस व लिजर्ड्स अब भी लड़ रहे हैं उन्हें पानी में बहा लाता हूँ। फिर मैं लहरें उठाकर सबको यहीं खत्म कर देता हूँ। वे मैजिकल बीस्ट्स जो पहले ही लड़ाई से थक चुके थे, जल्दी ही तैरती लाशों में बदल जाते हैं। पूरी झील खून से लाल हो जाती है और किनारा कटी पूंछों व अंगों से भर जाता है। एक भयानक दृश्य। मैं पहले पानी के भीतर की सारी लाशों को रिफाइन करता हूँ और ब्लड थॉर्न ट्री को उनका खून और सोल्स खाने देता हूँ। उन्हीं मेमोरी से मुझे पता चलता है कि इन दोनों रेसेस का एक साथ मेरी झील तक आना वाकई कोई मामूली बात नहीं थी। लिजर्ड और स्कॉर्पियन दोनों जनरल्स की यादों में मुझे एक ही शख्स दिखता है, एक एल्फ। अंधेरे में छिपा होने के बावजूद उसके पंख और नुकीले कान उसकी पहचान खोल देते हैं। उस एल्फ ने इन दोनों रेसेस को पूरे डेजर्ट में अनोमलीज तलाशने और हर अजीब चीज की रिपोर्ट देने का आदेश दिया था। एल्व्स इस डेजर्ट की जांच क्यों कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ एल्ड्रिन की वजह से है। अगर बात सिर्फ उसी की होती तो पूरे डेजर्ट में अनोमलीज ढूंढने का हुक्म देने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे एक अनहोनी सी आशंका होने लगती है। एक बहुत बड़ा संकट जैसे पास आ रहा है।
क्या इतनी जल्दी मुझे फिर से एल्फ से भिड़ना पड़ेगा? मुझे पहले से तैयारी करनी होगी। पानी के भीतर की करीब 2000 लाशें और ऊपर से स्कॉर्पियन व लिजर्ड जनरल्स मिलाकर मुझे लगभग 20,000 एनर्जी पॉइंट्स मिल जाती है। सच में जैकपॉट। जंग का फायदा सबसे बढ़िया फायदा होता है। मैं खुशी से किनारे की तरफ देखता हूँ, जहाँ अब भी 3-4 हजार लाशें पड़ी हैं। ये अचानक आई कमाई इतनी ज्यादा है कि मुझे खुद चक्कर जैसा आने लगता है। लेकिन मैं लालच पर काबू रखता हूँ और किनारे की लाशों को अभी नहीं निगलता। जब मैं अपनी एनर्जी पॉइंट्स को पहली बार 5 अंकों में जाता देखता हूँ, तो मुझे अपनी पिछली जिंदगी में पहली बार 5 डिजिट सैलरी मिलने से भी ज्यादा खुशी होती है। थोड़ी देर सोचने के बाद मैं बड़ा अपग्रेड करने का फैसला करता हूँ। सिस्टम, मुझे लेवल 5 तक पहुंचाओ और स्पिरिट रेन, वाटर बाइंडिंग, वाटर स्पियर तीनों को लेवल 5 तक अपग्रेड कर दो। अपग्रेड सक्सेसफुल। बधाई हो, आपको नई स्किल मिली है, टाइडल फोर्स। इससे आप झील की पूरी ताकत से दबाव छोड़ सकते हैं। हर उसे पर 500 एनर्जी लगेगी। सिस्टम पैनल फिर देखकर मैं पाता हूं कि 20,000 से ऊपर की एनर्जी गिरकर सिर्फ 5,000 पॉइंट्स रह गई है। अगला अपग्रेड मांगता है 30,000 एनर्जी। सच में एनर्जी भी आई आसान, गई आसान। लेकिन मुझे एक बहुत खराब शक हो रहा है। अगर वो सच हुआ तो जितनी एनर्जी मैं खर्च कर सकता हूँ सब भी कम पड़ेगी। क्योंकि स्कॉर्पियंस और लिजर्ड्स को एल्व से आदेश मिले थे, तो यकीनन बाकी रेसेस को भी मिले होंगे। शायद इस डेजर्ट की लगभग सारी रेसेस एल्व्स के कंट्रोल में हैं। एल्व से टकराव अब तय है। इस बार स्कॉर्पियन और लिजर्ड जनरल्स मेरी झील तक इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें अनोमली महसूस हुई थी और वे जांच करने आए थे। मेरी बदकिस्मती कि वे मुझसे टकरा गए, मगर खुशकिस्मती ये रही कि मैंने उन्हें निपटाने से पहले उन्होंने किसी को रिपोर्ट नहीं किया था। इससे मुझे तैयारी का वक्त मिल गया। कम से कम मैं पूरी तरह पैसिव होकर नहीं फंसूंगा। मैं दिमाग दौड़ा ही रहा होता हूँ कि हालात कैसे पलटूं। तभी ब्लड थॉर्न ट्री खुशी से एडवांसमेंट की खबर भेजता है और मुझे पुकारता है। मैं उधर देखता हूँ। अरे बाप रे! जो ट्रंक पहले बस 3-4 मीटर का था, अब 10 मीटर से ऊपर जा चुका है। सच में बड़ा पेड़ बन गया है। कीचड़ के नीचे उसकी जड़ें बेहद घनी होकर फैल चुकी हैं और पूरा पेड़ अब मेरी झील के भीतर ही उग रहा है। अच्छी बात यह है कि थॉर्न को अब पहले जैसा बेहिसाब पानी नहीं चाहिए, नहीं तो मैं खुद नहीं जानता उसे सस्टेन कर पाता या नहीं। सिस्टम से थॉर्न की स्टेटस देखकर पता चलता है कि वो भी मॉर्टल टियर लेवल 5 तक पहुंच चुका है। उसकी स्किल्स बदली नहीं है, लेकिन मुझे मो वेन की सोल के साथ उसका बर्ताव याद है। अब अपग्रेडेड ब्लड थॉर्न ट्री तो और भी भयानक होगा। मास्टर, मुझे भूख लगी है। क्या किनारे का खाना खा सकता हूँ? थॉर्न का खाना मतलब साफ है, किनारे पड़ी वे सारी लाशें, लेकिन अभी उन्हें खाने का वक्त नहीं है। मैंने उन्हें एक मकसद से बचाकर रखा है। अगर स्कॉर्पियंस और लिजर्ड्स की ये दोनों टोलियां एकदम गायब हो गईं, तो कोई ना कोई जरूर जांच करेगा और आखिर में मेरी झील तक पहुंच ही जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं इन लाशों को यहीं छोड़ दूं, ताकि ये लगे कि दोनों साइड्स ने एक दूसरे को मार डाला। जो भी जांच करने आएगा, अगर उसे दोनों जनरल्स भी गायब मिलेंगे, तो शायद वही सोचेगा कि वे कुछ बची खुची ट्रूप्स को लेकर कहीं और भाग निकले। अगर मैं सही से छिपा रहा, तो असली ताकतवर लोग अपनी नजर झील पर ज्यादा देर नहीं टिकाएंगे। ऊपर से ये सारी लाशें मांसाहारी जीवों के लिए मुफ्त का खाना भी है, यानी ये कार्निवोर्स को खींच लाएंगी और मुझे फिर से एनर्जी मिलेगी। यह संकट का एहसास मेरे ऊपर जैसे भारी होकर बैठा रहता है। जब आसपास हंट करने लायक मैजिकल बीस्ट्स नहीं होते, तो मैं आगे की प्लानिंग करता हूँ और अपनी तीनों ऑफेंसिव स्किल्स की प्रैक्टिस भी। मैं थॉर्न के साथ कोऑर्डिनेटेड कॉम्बैट की भी प्रैक्टिस करता हूँ। मुझे पता चलता है कि मेरी तीनों स्किल्स अगर स्पिरिट रेन के बाद इस्तेमाल करूं, तो उनकी ताकत बढ़ जाती है। मेरी नई स्किल टाइडल फोर्स और थॉर्न की डार्क थॉर्न कमाल की सिनर्जी बनाती है। खाली वक्त में मैं झील में बढ़ते पौधों और जीवों को भी देखता हूँ। स्पिरिचुअल पानी से पले जीव झील के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तैरती मछलियों और झींगों को देखकर मैं सोचता हूँ,
भविष्य में क्या मुझे श्रिम्प सोल्जर्स और क्रैब जनरल्स भी पालने चाहिए? अरे, ये क्या है? मेरी परसेप्शन में किनारे पर एक अजीब सा छोटा जीव आता है। उसका आकार कुछ कुछ गेको जैसा है, लेकिन पीठ पर काले पंख हैं, जो मुझे पुरानी दुनिया की फिल्मों वाले ड्रैगन्स की याद दिलाते हैं, बस बहुत छोटे रूप में। जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ, मैंने ज्यादातर जीवों को पुरानी दुनिया से कहीं बड़ा ही देखा है। यहाँ तक कि स्कॉर्पियंस भी आधे घोड़े जितने हो गए थे, लेकिन यह गेको मेरे पुराने वर्ल्ड के गेको जितना ही छोटा है। इस वक्त वो एक स्कॉर्पियन की लाश के सिर में घुसने की कोशिश कर रहा है। स्कॉर्पियंस के शरीर सख्त एक्सोस्केलेटन से ढके होते हैं, तो अंदर घुसना आसान नहीं होना चाहिए। फिर भी यह गेको बिना मेहनत के अपना पंजा मारता है और एक छोटा छेद बना देता है, फिर सीधा अंदर घुस जाता है। थोड़ी देर बाद वो संतुष्ट होकर बाहर आता है, सिर उठाकर सावधानी से चारों ओर देखता है और फिर खुशी खुशी दूसरी लिजर्ड की लाश की ओर भागता है। उसकी छोटी आंखें साफ बुद्धिमानी से चमक रही हैं। यह दृश्य मेरी दिलचस्पी बहुत बढ़ा देता है। मैं चुपके से वाटर बाइंडिंग चलाता हूँ। पानी की रस्सी जमीन के सहारे उस गेको तक पहुँचती है। जैसे ही गेको लिजर्ड के सिर से बाहर निकलता है, मेरी वाटर रोप पहले से उसकी राह देख रही होती है। वो उसके छोटे शरीर को कसकर बांध लेती है। गेको बुरी तरह मचलता है, अपने तेज पंजों से रस्सी काटने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसने गलत हिसाब लगाया। पानी का कोई ठोस आकार नहीं होता। उसके छोटे छोटे पंजे चाहे जितने तेज हों, वे पानी को कैसे काटेंगे? मैं अभी मजे से इस अजीब गेको के साथ खेल ही रहा होता हूँ कि अचानक वो गायब हो जाता है। मैं चौंक जाता हूँ। ध्यान से महसूस करने पर पता चलता है कि वो स्कॉर्पियन की एक लाश के अंदर छिप गया है। ये छूटा कैसे और लाश के अंदर पहुंचा कैसे? मैं सचमुच हैरान हूँ। हवा में बंधी पानी की रस्सी अब भी उसी शेप में है, मतलब गेको ने ताकत से नहीं छूटा। दिलचस्प। चलो देखते हैं, तुम कितनी बार भाग सकते हो। मैं पीछे हटने वाला नहीं। मैं फिर से 4-5 वाटर रोप्स बना देता हूँ और एक साथ उस छोटे गेको को जकड़ लेता हूँ। अब वो स्कॉर्पियन की लाश के अंदर छिप भी जाए तो कोई फायदा नहीं। और सच में, पकड़ा गया गेको फिर गायब हो जाता है, लेकिन थोड़ी दूर फिर से प्रकट होता है और मैं उसे तुरंत महसूस कर लेता हूँ। अगली वाटर रोप पहले से तैयार रहती है। 4 बार लगातार ऐसा होने के बाद आखिर मुझे समझ आता है कि ये छोटा गेको भागता कैसे है। जैसे ही मेरी वाटर रोप उसे बांधती है, उसके छोटे पंख फड़फड़ाते हैं और उसका शरीर फुर्र से दूसरी जगह पहुंच जाता है। ये जरूर कोई स्पेशल इनेट एबिलिटी है, लेकिन अभी की हालत में शायद वो बहुत दूर टेलीपोर्ट नहीं कर सकता। वो हमेशा पास ही कहीं निकलता है और लगता है कि दिशा पर उसका पूरा कंट्रोल भी नहीं है। जब मैं उसे ब्लड थॉर्न ट्री के ट्रंक से टकराकर सिर सहलाते देखता हूँ, तब तक मैं उसके लिए योजना बना चुका होता हूँ। यह मैजिकल गेको दोनों पंजों से सिर मलता है, फिर पेड़ को देखता है और फुर्ती से ऊपर चढ़ने लगता है। मगर टॉप तक पहुंचने से पहले ही ट्रंक पर लगे काले कांटे अचानक उसकी तरफ दागे जाते हैं। गेको अपने 4 पंजों से वार करता है और आमतौर पर अजय माने जाने वाले डार्क थॉर्न तक तोड़ देता है। ब्लड थॉर्न ट्री गुस्से से कांप उठता है और चारों दिशाओं से कई और कांटे उसकी तरफ छोड़ देता है। इससे पहले कि गेको कुछ समझे, मैं भी वार करता हूँ। टाइडल फोर्स। झील में भयानक लहरें उठती हैं, पूरी झील जैसे उलटने वाली हो। एक भारी दबाव हर दिशा से उस गेको पर टूट पड़ता है। गेको को चारों तरफ से अदृश्य ताकत जकड़ लेती है। अब तो उसके पंजे हिलना भी मुश्किल हो जाते हैं, पंख फड़फड़ाना तो दूर की बात है। तभी डार्क थॉर्न्स उसके पास आ पहुंचते हैं, लेकिन उसकी चमड़ी को बस छूते भर हैं, भेदते नहीं। गेको किसी तरह अपना अगला पंजा हिलाकर जैसे दया की भीख मांगने का इशारा करता है। उसकी इंटेलिजेंस इतनी ऊंची है और स्पेशल एबिलिटीज हमेशा ही बेहद ताकतवर मानी जाती हैं। इसलिए मैं तय करता हूँ कि इसे मारना नहीं, काबू में करना बेहतर रहेगा। तभी सिस्टम बोल उठता है, डिंग। बधाई हो, आपने ड्रैगन किन लिजर्ड को काबू में कर लिया है। इसमें ड्रैगन ब्लडलाइन और स्पेशल एबिलिटीज हैं। इसकी पोटेंशियल बहुत ऊंची है। इसे सर्वेंट बाइंड करें, सोचने की जरूरत ही नहीं। ऐसी मैजिकल बीस्ट को मैं अपना मसल ही बनाऊंगा। बाइंडिंग सक्सेसफुल। 2000 एनर्जी पॉइंट्स मिले। क्रीचर ड्रैगनकिन लिजर्ड। लेवल मॉर्टल टियर लेवल 4। स्किल्स स्पेशल शिफ्ट, रिजनरेशन, ड्रैगन क्लॉ। वार्निंग, ड्रैगन स्वभाव से हिंसक होते हैं।
ड्रैगनकिन लिजर्ड के पूरी तरह जागने पर उसके बिट्रेयल से सावधान रहें। सिस्टम की वार्निंग पढ़ मुझे उल्टा यकीन और मजबूत हो जाता है कि मैंने सही चुना। इतनी पोटेंशियल वाला क्रीचर बांध कर रखना आगे चलकर बहुत फायदा देगा। जहां तक बिट्रेयल की बात है, जब तक मैं हमेशा अपनी ताकत से ड्रैगनकिन लिजर्ड को दबाकर रखूंगा, उसके पास मुझे धोखा देने की कोई वजह नहीं होगी। इसे बाइंड करने के बाद मैं टाइडल फोर्स का दबाव हटा लेता हूँ और बहुत ही नाखुश ब्लडथॉर्न ट्री से उसके भूखे कांटे वापस खिंचवाता हूँ। ड्रैगनकिन लिजर्ड पूंछ हिलाकर खुशामद करता है, झील में कूदकर कुछ चक्कर लगाता है और फिर किनारे पर जाकर दावत जारी रखने की इच्छा जताता है। मैं स्वाभाविक तौर पर इसकी इजाजत नहीं दे सकता। मुझे अभी भी उन चीजों की जरूरत है, और अगर मैं ब्लडथॉर्न ट्री को खाने नहीं दूं, लेकिन नए आए ड्रैगनकिन लिजर्ड को पेट भरने दूं, तो पहले से गुस्से में बैठा ब्लडथॉर्न ट्री जरूर फट पड़ेगा। मेरा इंकार देखते ही ड्रैगनकिन लिजर्ड भी ज्यादा जिद नहीं करता। उसके पंख फड़फड़ाते हैं और वह धीरे धीरे ब्लडथॉर्न ट्री की एक डाल पर जा बैठता है। लगता है वही बसेरा जमाना चाहता है। ब्लडथॉर्न ट्री इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता और अपनी डालियां झटका कर उसे भगाने लगता है। ये दोनों लड़ना बंद ही नहीं करेंगे। मैं बेबस हो जाता हूँ। दोनों मैजिकल बीस्ट्स की इंटेलिजेंस अभी ज्यादा ऊंची नहीं है, इसलिए मैं बस इतना कर सकता हूँ कि उन्हें शरारत करने दूं, मगर सख्ती से मना कर दूं कि एक दूसरे को गंभीर नुकसान नहीं पहुंचाना है। एक हफ्ते बाद किनारे की लाशें तपते सूरज में लगभग सूख चुकी है। इस पूरे वक्त में मैं स्पिरिट ट्रेन चलाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि डर है कि कोई उस अनोमली को पकड़ न ले। ब्लडथॉर्न ट्री और ड्रैगनकिन लिजर्ड अब भी दिन भर खेलतेज गढ़ते रहते हैं, लेकिन अब उनके बीच पहले से काफी ज्यादा मिलजोल हो गया है।